हेलो बच्चों, तो आज अपन एक बहुत ही दासू थ्योरम पढ़ेंगे। इस थ्योरम को जो मैंने नाम दिया है वो हिडन थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दिया है, क्योंकि ये वाली थ्योरम किसी भी जगह नहीं पढ़ाई जाती है। बहुत ही अच्छी थ्योरम है। तो पहले मैं इस थ्योरम का रिजल्ट बताऊंगा, फिर मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, फिर थ्योरम से रिलेटेड अपन सवाल भी करेंगे। तो पहले मैं रिजल्ट बता देता हूँ। तो अपने पास बेसिकली एन कोलिनियर चार्जेस हैं। तो ये अपना Q1 हो गया, ये अपना Q2 हो गया, ये अपना Q3 हो गया, और आखिरी वाला मान लेता हूँ कि अपना Qn है। तो अपने पास क्या ये n कोलिनियर चार्जेस हैं। n कोलिनियर चार्जेस का क्या मतलब है कि जितनी भी चार्जेस है ना, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn, ये सब के सब एक लाइन पर लाइक कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो मैंने लाइन बना रखी है, तुम देखो ये वाली जो मैंने लाइन बना रखी है ऐसे, ये अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, जिसमें Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन Qn तक का कंट्रीब्यूशन है। मतलब जितनी भी चार्जेस है ना, सबका कंट्रीब्यूशन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बनाने में। ठीक है, ये वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये क्या अपने पास वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है। अब इस वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, मतलब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर वन ऑफ द मैं पॉइंट ले रहा हूँ। तो मैं कोई पॉइंट चूज कर लेता हूँ इस पे। तो मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया, पॉइंट पी। ठीक है। अब तुम देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पी को Q1 की लोकेशन के साथ, Q2 की लोकेशन के साथ, Q3 की लोकेशन के साथ एंड सो ऑन Qn की लोकेशन के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ज्वाइन भी कर लेते हैं यार। तो मैं ऐसे ही ज्वाइन करते जा रहा हूँ, देखो। ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर लिया। अब तुम देखो मैं क्या करूंगा, ये जितनी भी लाइंस मेरी बन रही है ना, इन सब लाइंस का मैं एंगल मेजर करूंगा इस वाली लाइन से। ठीक है, ये मेरी रेफरेंस लाइन है। कौन सी लाइन है? ये वाली जो लाइन है मेरी क्या है? रेफरेंस लाइन है। तो तुम देखो इस लाइन को क्या बोल रहा हूं मैं? रेफरेंस लाइन बोल रहा हूं। ठीक है, तो जितनी भी जो मैं एंगल मेजर करूंगा ना ये ब्लू वाली लाइन का, वो मैं इस रेफरेंस लाइन से करूंगा और सेम सेंस में ही करूंगा। ठीक है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम्हें बताता हूँ। जैसे ये वाली जो लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से जो एंगल बना रही है वो थीटा बना रही है। अभी जो मैं थीटा मेजर कर रहा हूँ ना, वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस मेजर कर रहा हूँ। सिमिलर वे में ये वाली जो लाइन है, वो इस रेफरेंस लाइन से जो एंगल मेजर कर रही है वो थीटा डैश कर रही है। अब मैंने जो थीटा डैश मेजर करा है वो बेसिकली सेम सेंस में करा है, एंटी क्लॉकवाइज वे में। तो सिमिलर वे में यहाँ पर भी ऐसा होगा और यहाँ पर भी ऐसा होगा। ये वाला मत कर लेना मेजर, ऐसे ऐसे ही करना है तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज फैशन में। मतलब ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, इनके बीच का एंगल ऐसे। ठीक है, तो लेट सपोज इस एंगल को अपन बोल देते हैं थीटा 1, इसको अपन बोल देते हैं थीटा 2, इसको अपन बोल देते हैं थीटा 3, और इस आखिरी वाले को बोल देते हैं थीटा n। सब के सब अपन ने सेम सेंस में करें। ठीक है ना, सारे के सारे एंगल अपन ने रेफरेंस लाइन से मेजर करें और बिल्कुल सेम सेंस में करें। यहाँ पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज फैशन में करा है। तो अब तुम देखो जो तुम्हारा रिजल्ट है वो क्या बोलता है कि Q1 cos थीटा 1 प्लस Q2 cos थीटा 2 प्लस Q3 cos थीटा 3 एंड सो ऑन प्लस Qn cos थीटा n, ये अपना किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। आ रहा है तुम्हें समझ? बस ये जो तुम्हारा पॉइंट P है ना, ये अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन पर लाए करना चाहिए। ऐसा नहीं तुम पॉइंट P कहीं पर भी ले रहे हो, ये अपनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन पर लाए करना चाहिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और जनरलाइज वे में तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वही अपने पास की n कोलिनियर चार्जेस हैं। ठीक है, और इस वाली लाइन को ही क्या बोल रहा हूँ मैं? रेफरेंस लाइन बोल रहा हूँ। तो ये अपनी क्या है? रेफरेंस लाइन है। अब ये मेरे पास जो कर्व है ना, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कर्व है, और यहाँ पर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ। तो ले लेते हैं 2 पॉइंट।
तो एक तो अपने पास ये है जिसको मैं पॉइंट पी बोल रहा हूँ, और एक अपने पास ये है जिसको मैं पॉइंट पी डैश बोल रहा हूँ। अब पॉइंट पी को मैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn की लोकेशंस के साथ क्या कर रहा हूँ, मैचअप कर रहा हूँ। सिमिलर वे में मैं पी डैश के साथ भी करूँगा। तो कर लेते हैं यार मैचअप, मतलब मैं जोड़ देता हूँ। तो जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो अपन पी के साथ करते हैं। तो जितने भी अपने चार्जेस के लोकेशन है ना, उसको मैं पॉइंट पी के साथ क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब पी डैश का भी कर लेते हैं सिमिलर वे में। अब जो अपन एंगल मेजर करेंगे ना, वो रेफरेंस लाइन से करेंगे और बिल्कुल सेम सेंस में करेंगे। ठीक है, मतलब तुम देखो यहाँ पर मैं पहले मैं पी की बात कर लेता हूँ। तो इस एंगल को मैं θ1 बोल रहा हूँ, फिर इसको मैं θ2 बोलूँगा, इसको मैं θ3 बोलूँगा, और फिर इसको मैं थीटा एन बोलूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा रिजल्ट बेसिकली कि Q1 cos θ1 प्लस Q2 cos θ2 एंड सो ऑन प्लस Qn cos θn, ये अपना किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, जिसको मैं स्मॉल के बोल देता हूँ। स्मॉल के क्या है, अपना कोई कांस्टेंट है। अब सिमिलर वे में मैं पी डैश के लिए भी लिख लेता हूँ। तो पहले तो अपन एंगल लिख लेते हैं। तो अगर मैं एंगल लिखना चाहूँ तो ये वाला एंगल को मैं बोल रहा हूँ θ1 डैश, ये वाले एंगल को मैं बोल रहा हूँ θ2 डैश, ये वाले एंगल को मैं बोल रहा हूँ θ3 डैश, और ये वाले एंगल को फिर मैं बोल रहा हूँ θn डैश। सब मैंने सेम सेंस में ही मेजर कर रहे हैं रेफरेंस लाइन से। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, Q1 cos θ1 डैश प्लस Q2 cos θ2 डैश एंड सो ऑन प्लस Qn cos θn डैश। ये अपना किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, और वो कांस्टेंट बेसिकली k ही होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो अपना Q1 cos θ1 प्लस Q2 cos θ2 एंड सो ऑन प्लस Qn cos θn, ये अपना किसके बराबर होगा, Q1 cos θ1 डैश प्लस Q2 cos θ2 डैश एंड सो ऑन प्लस Qn cos θn डैश। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, जो अपने पास रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है तुम्हें अब समझ आ रहा होगा, मतलब रिजल्ट लिखना तो आ रहा होगा कि इस थ्योरम का जो रिजल्ट है वो क्या है। अब अपन इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। चलो प्रूफ भी डिस्कस कर लेते हैं। तो तुम देखो अपने पास n कोलिनियर चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn। ठीक है, एक ith चार्ज मैं मान लेता हूँ जिसको मैं Qi लिख रहा हूँ। ये वाला जो अपने पास कर्व है वो बेसिकली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला कर्व है। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ। ये अपना वो पॉइंट है, पॉइंट P। अब मैं इस पॉइंट P को Qi की लोकेशन के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ज्वाइन कर लेते हैं यार। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अब तुम देखो Qi के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑफ कोर्स सी बात है वो अपना इस येलो वाली लाइन के अलोंग होना चाहिए। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं लिखना चाहता हूँ। तो तुम देखो ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच की दूरी में RI मान लेता हूँ। अब ये जो अपने पास येलो वाली जो लाइन है वो अपनी रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन कौन सी, ये वाली है। ये क्या अपने पास रेफरेंस लाइन है। ये जो रेफरेंस लाइन से जो एंगल बना रही है वो अपना बना रही है θi। ठीक है भाई। अब तुम देखो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस Qi के कारण वो कितनी होगी, तो उसको मैं EI लिख रहा हूँ, और EI की वैल्यू क्या होगी अपने पास KQi अपॉन RI का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम देखो जो पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस कर्व पर पॉइंट P पर एक टेंजेंट बनाऊंगा। मैंने टेंजेंट बना दी। तो पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो इस टेंजेंट वाली लाइन के अलॉन्ग होनी चाहिए, मतलब वो इस रेड वाली लाइन के अलॉन्ग होनी चाहिए। अब तुम देखो जो तुम्हारा इस
पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आ रही है वो रेड वाली लाइन के अलॉन्ग आ रही है, और क्यू आई के कारण इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आ रही है वो इस येलो वाली लाइन के अलॉन्ग आ रही है। तो अब इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है ना उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, अल्फा आई लिख रहा हूँ। ठीक है, अल्फा आई क्या होगा, बेसिकली मेरा येलो वाली लाइन और रेड वाली लाइन के बीच का एंगल। ठीक है, अब मैं एक लाइन बना रहा हूँ जो कि इस रेड वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मैंने एक लाइन बना दी जो कि इस रेड वाली लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, जिसको मैं ग्रीन वाली लाइन बोल रहा हूँ। अब मैं इस ई आई का कंपोनेंट लेना चाहता हूँ इस ग्रीन वाली लाइन के अलोंग। तो ई आई का कंपोनेंट ग्रीन वाली लाइन के अलोंग क्या आएगा, तो वो अपने पास आ जाएगा सिंपली ई आई साइन एल्फा आई, मतलब के क्यू आई अपॉन आर आई का होल स्क्वायर इंटू साइन एल्फा आई। ठीक है, अब मैं हर एक चार्जेस के कारण पॉइंट पी पर ये वाली वैल्यू लिखना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब Q1 के कारण मैं इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लिखना चाहता हूँ जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो मैंने हर एक चार्जेस के कारण पॉइंट P पर ऐसे लिख लिया, और उनका क्या कर रहा हूँ मैं, समेशन कर रहा हूँ। तो समेशन करने के बाद जो वैल्यू आनी चाहिए ना वो जीरो आनी चाहिए। जीरो क्यों आनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो अपना इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होने नहीं चाहिए ना। तो अगर वो होने नहीं चाहिए तो ऐसे सबका समेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो तो जीरो के बराबर होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि समेशन ऑफ ई आई साइन एल्फा आई शुड बी जीरो। मतलब समेशन ऑफ के क्यू आई अपॉन आर आई का होल स्क्वायर इंटू साइन एल्फा आई शुड बी जीरो। अब के तो अपना कांस्टेंट है, दूसरी तरफ चले जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ क्यू आई अपॉन आर आई का होल स्क्वायर इंटू साइन एल्फा आई शुड बी जीरो। ठीक है भाई, अब तुम देखो इधर, मैं इस पॉइंट P को Q1 की लोकेशन के साथ, Q2 की लोकेशन के साथ, Q1 की लोकेशन के साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो कर लेते हैं ज्वाइन। तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया, देखो ऐसे। मुझे पता है ये वाली लेंथ को मैं R1 बोल देता हूँ, इसको मैं R2 बोल देता हूँ, इसको मैं RN बोल देता हूँ। ये वाला एंगल θ1 हो जाएगा, ये वाला θ2 हो जाएगा, और ये वाला अपना θn हो जाएगा। अब तुम देखो, ये तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। अरे राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ से दिखेगा, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, वो करना तो मैं भूल ही गया यार। मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ पॉइंट P से इस रेफरेंस लाइन पर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। तो उस परपेंडिकुलर को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ है ना वो क्या लिख रहा हूँ मैं, y लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, अब तुम देखो, ये तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें। अब इसमें तुम देखो R1 साइन θ1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्या वो y के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो अपना हाइपोटेन्यूज हो गया, ये अपना परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के लिए। तो साइन θ1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, y अपॉन R1। तो y की वैल्यू क्या होगी अपने पास, R1 साइन θ1। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि R1 साइन θ1 इज इक्वल टू y। अब तुम देखो ये भी अपना किसके बराबर होगा, R2 साइन θ2 अपना किसके बराबर होगा, क्या वो भी y के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो R2 साइन θ2 भी अपना किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। अब तुम देखो इधर, जो अपना आर आई साइन थीटा आई है, क्या वो भी y के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर अपना आर आई साइन थीटा आई है, वो भी अपना किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। अब तुम देखो ये वाला जो एंगल हो गया अपने पास थीटा एन है, तो ये वाला एंगल कितना होगा अपने पास, पाई माइनस थीटा एन होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में तुम देखो आर एन साइन पाई माइनस थीटा एन का जो वैल्यू है, मतलब आर एन साइन पाई माइनस थीटा एन का जो वैल्यू है वो भी y के बराबर होना चाहिए। मतलब आर एन साइन थीटा एन का भी वैल्यू क्या आएगा अपने पास, y के बराबर आएगा। तो मैं ऐसे इधर बोल सकता हूँ कि R1 साइन θ1 इज इक्वल टू R2 साइन θ2 इज इक्वल टू RI साइन θI इज इक्वल टू RN साइन θN, और ये सब किसके बराबर होंगे अपने, y के बराबर होंगे। ठीक है भाई,
अब तुम देखो, मेरे को और कुछ करना है तो उसके लिए मैं नया डायग्राम बना ही लेता हूँ। तो ये अपनी रेफरेंस लाइन है, यहाँ पर n कोलिनियर चार्जेस लाई कर रहे हैं। अब इसमें मैं बस केवल एक चार्ज ही बना रहा हूँ जो कि मेरा क्यू आई है। ये अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला कर्व है, ठीक है। ये अपना वो पॉइंट था, पॉइंट पी। मैं पॉइंट पी को और क्यू आई की लोकेशन को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देता हूँ, तो कर देते हैं यार। तो मैंने कर दिया, और तुम देखो इस वाली लाइन की जो लेंथ होगी वो अपने किसके बराबर होगा, आर आई के बराबर होगा। मुझे पता है कि पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो बेसिकली टेंजेंट के अलोंग होगा, तो टेंजेंट वगैरह भी सब अपन बना ही देते हैं हाथों हाथ, जो कि अपना ये है, ठीक है। और क्यू आई के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपना इस ऑरेंज वाली लाइन के अलोंग होगा, सही है। और इस ऑरेंज वाली लाइन और इस रेड वाली लाइन के बीच में जो एंगल होगा अपना, वो अपन क्या लिख रहे हैं, अल्फा आई लिख रहे हैं, ठीक है। ये वाला एंगल कितना अपने पास, थीटा आई है, ठीक है भाई। अब तुम देखो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एंगल कंसिडर कर रहा हूँ जो कि अपना क्या होगा, डी थीटा आई। क्या होगा ये, डी थीटा आई। अब तुम देखो जैसे ये वाला पॉइंट मेरा पॉइंट पी है, इस वाले पॉइंट को मैं पॉइंट पी डैश बोल रहा हूँ। पी और पी डैश बहुत ही नज़दीक वाले पॉइंट है। अगर पी और पी डैश को तुम एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करोगे, मतलब एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया तुमने पी और पी डैश को, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है ना, वो इस रेड वाली लाइन के अलोंग ही होगी, क्योंकि पी और पी डैश बहुत ही नज़दीक वाले पॉइंट हैं, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा सीकेंट होता है ना, वो बेसिकली तुम्हारा टेंजेंट में बदल जाता है अगर तुम्हारे वो जो दो पॉइंट कर्व पर लाइक करे ना, वो बहुत ही नज़दीक वाले पॉइंट है। आर एस में तुम्हारा पी एंड पी डैश आर वेरी नियर टू ईच अदर, तो P और P डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन जो मेरी सीकेंट होगी वो बेसिकली टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि पॉइंट P पर था। तो सीकेंट लाइन जो अपना होगा वो टेंजेंट वाली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा एट पॉइंट P, ठीक है भाई। P और P डैश को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, उसकी लेंथ में DL लिख रहा हूँ। कितनी लिख रहा हूँ मैं, DL लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। अब तुम देखो ये वाला एंगल अपने पास कितना है, अल्फा आई है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा अपने पास, अल्फा आई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब तुम देखो जो अपना डी थीटा आई है वो किसके बराबर होगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के बराबर होगा। क्या मैं आर्क लेंथ को डी लिख सकता हूँ, रेडियस को मैं आर ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल गलत। ऐसे तुम नहीं कर सकते। ये केवल तुम जब कर सकते थे जब तुम्हारा जो ये डी एल है ना और ये जो तुम्हारा आर आई है ना, वो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब जो तुम्हारा डी एल वेक्टर है और जो तुम्हारा आर आई वेक्टर है ना, जब परपेंडिकुलर होता है ना, जब भी तुम ऐसा कर सकते हो। अभी तो कोई जनरल कर्व है ना, और ये बेसिकली सर्कल में होता है, ये तो अपना कोई जनरल कर्व है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, तो मैं क्या करूँगा, तो तुम देखो इधर अपन क्या कर रहे हैं, मैं इस पॉइंट से इस ऑरेंज वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। तो ड्रॉप कर दिया मैंने परपेंडिकुलर, और यही बेसिकली मेरा आर्क लेंथ के बराबर भी होगा, क्योंकि जो अपना एंगल है ना डी थीटा आई, वो बहुत ही छोटा एंगल है। तो जो अपना परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा या जो आर्क लेंथ होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो अब तुम देखो ये तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल की फीलिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा, बिल्कुल दे रहा है। ये वाला एंगल अपने पास कितना है, अल्फा आई है, ये वाला एंगल कितना है अपने पास 90 है, ये वाली लेंथ कितनी है अपने पास, डीएल है। तो मेरे हिसाब से ये वाली लेंथ कितनी आ जानी चाहिए अपने पास, डीएल साइन अल्फा आई। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये अपने पास डीएल है, ये अपने पास कितना है, अल्फा आई है, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो मेरे हिसाब से ये वाली जो लाइन की लेंथ है, कौन सी वाली लाइन की लेंथ, ये वाली लाइन की लेंथ अपने पास जो आनी चाहिए कितनी आनी चाहिए फिर, डी एल साइन अल्फा आई। तो अपने पास आ जाएगा डी एल साइन अल्फा आई। तो तुम देखो ये अपना आर्क लेंथ के बराबर है, ठीक है। आर्क लेंथ कितना अपने पास, डी एल साइन अल्फा आई है। तो मैं डी थीटा आई को बेसिकली लिख सकता हूँ डी एल साइन अल्फा आई, जो कि अपना आर्क लेंथ है।
अपॉन रेडियस, रेडियस कितना अपने पास आर आई के बराबर है, तो अपना ये डी थीटा आई के बराबर होगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कुछ रिलेशंस अपने को मिल गए हैं, ठीक है। एक तो ये वाला रिलेशन अपने को मिल गया है और एक ये वाला रिलेशन अपने को मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, साइन एल्फा आई की वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूँ। साइन एल्फा आई की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, डी थीटा आई इंटू आर आई अपॉन डी एल, सही है। तो ये अपने पास साइन एल्फा आई की वैल्यू होगी, जिसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। पुट कर देते हैं, तो समेशन ऑफ क्यू आई अपॉन आर आई का होल स्क्वायर इंटू साइन एल्फा आई, और साइन एल्फा आई कितना अपने पास, डी थीटा आई इंटू आर आई अपॉन डी एल, डी थीटा आई इंटू आर आई अपॉन डी एल। एक आर आई से एक आर आई निपट गया है, तो ये लिखा हुआ है समेशन ऑफ क्यू आई डी थीटा आई अपॉन आर आई इंटू डी एल। इसका जो समेशन है वो कितना अपने पास 0 के बराबर है, ठीक है। अब तुम देखो इधर, जो तुम आर आई साइन थीटा आई है उसको तुम वाई लिख सकते हो। तो अपन के पास जो आर आई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वाई अपॉन साइन थीटा आई के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कैसे कि समेशन ऑफ क्यू आई डी थीटा आई अपॉन आर आई की जगह वाई अपॉन साइन थीटा आई इंटू डी एल, ये अपना किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब तुम देखो इधर, इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली समेशन ऑफ क्यू आई साइन थीटा आई इंटू डी थीटा आई अपॉन वाई डी एल, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इधर। तो समेशन ऑफ क्यू आई साइन थीटा आई इंटू डी थीटा आई अपॉन वाई डी एल की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब तुम देखो ये वाला टर्म तो हरदम पॉजिटिव रहेगा ना, वाई हरदम अपना पॉजिटिव होगा, डी एल अपना पॉजिटिव होगा, तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो ऊपर वाला जो टर्म है ना वही 0 होना चाहिए, मतलब समेशन ऑफ क्यू आई साइन थीटा आई इंटू डी थीटा आई, ये अपना क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं तो क्या आएगा अपने पास, तो अपने पास आएगा बेसिकली, अब तुम देखो इधर, जो अपना साइन थीटा आई डी थीटा आई का जो इंटीग्रेशन है ना वो क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का कॉस थीटा आई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ क्यू आई माइनस का कॉस थीटा आई, और 0 का इंटीग्रेशन कुछ कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब ये माइनस साइन को मैं इधर लेके चल जाता हूँ, तो माइनस से लिख दूंगा, तो समेशन ऑफ क्यू आई कॉस थीटा आई वो अपना किसके बराबर होगा, माइनस सी के बराबर होगा। अब तुम देखो इधर, माइनस सी भी तो एक कांस्टेंट है जिसको मैं सी डैश लिख सकता हूँ। तो समेशन ऑफ क्यू आई कॉस थीटा आई वो अपना किसके बराबर आ रहा है, किसी कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। तो अपने को रिजल्ट डिराइव हो चुका है शायद कि Q1 cos थीटा 1 प्लस Q2 cos थीटा 2 एंड सो ऑन, लास्ट क्या जाएगा Qn cos थीटा n, ये अपना किसी एक कांस्टेंट के बराबर होगा। यही तो अपन ने बोला था। तो प्रूफ तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब प्रूफ देखो यार, वैसे तो मैंने बता दिया है लेकिन कोई काम नहीं आएगा प्रूफ। काम जो आएगा ना वो रिजल्ट काम आएगा। अगर रिजल्ट तुम्हें पता है, अगर ये वाला रिजल्ट तुम्हें पता है तो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो रिजल्ट को याद रखो मेरे हिसाब से, प्रूफ मैंने बता दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब तुम देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपने पास दो चार्जेस हैं Q1 और माइनस Q2। ये वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि Q1 से ओरिजिनेट हो रही है और Q2 पर क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। तुम्हें रिलेशन निकालना है Q1 माइनस Q2 अल्फा और बीटा में, ठीक है भाई। अब ये वाला क्वेश्चन है ना तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले मेथड से करते हो, अपन अब इस थ्योरम से करेंगे, ठीक है। जो अपन ने थ्योरम डिराइव करी है ना तो उससे करेंगे अपन। तो तुम देखो इधर, मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, Q1 के बहुत ही नजदीक वाला पॉइंट है जिसको मैं पॉइंट P बोल रहा हूं, ठीक है।
और दूसरा पॉइंट में जो ले रहा हूँ ना वो माइनस Q2 के बहुत ही नजदीक वाला पॉइंट होगा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, P डैश बोल रहा हूँ। पॉइंट P अपना Q1 की लोकेशन के बहुत ही नजदीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन पर ही लाई कर रहा है। ठीक है, ये जो अपने पास ऑरेंज वाली लाइन है ना, वो बेसिकली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन है। ठीक है, इसमें Q1 और माइनस Q2 दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो पॉइंट P अपना Q1 के बहुत ही नजदीक है, पॉइंट P डैश अपना माइनस Q2 के बहुत ही नजदीक है। ठीक है, तो तुम देखो इधर कर लेते हैं अपन। तो ये अपने पास P हो गया, ये अपने पास P डैश हो गया, और ये वाली जो लाइन है, कौन सी वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है अपने पास क्या है, रेफरेंस वाली लाइन है, रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब तुम देखो ये Q1 है, ये अपना माइनस Q2 है, ये अपना वो पॉइंट P था। तो Q1 और पॉइंट P को अगर मैं एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करूं, ठीक है, तो कुछ ऐसी लाइन बन रही होगी, मतलब कुछ ऐसी ही बनेगी। देखो अब ये वाली जो लाइन है ना, वो अपनी रेफरेंस वाली लाइन से जो एंगल बनाएगी, क्या वो अल्फा ही होगी, क्योंकि पॉइंट P बहुत ही नजदीक वाला पॉइंट था। तो इस पॉइंट पर बेसिकली मैंने टेंजेंट खींच दिया, ऐसा बस ऐसा समझ सकते हो तुम। तो ये टेंजेंट खींच दिया, तो ये जो टेंजेंट है ना, वो अपने के जो इस रेफरेंस लाइन से जो एंगल बना रहा है वो अल्फा के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ बेसिकली Q1 cos अल्फा। ठीक है, अब तुम देखो अगर मैं पॉइंट P और माइनस Q2 को ज्वाइन करूँ, तो वो कुछ ऐसा बनेगा अपना, बिल्कुल स्ट्रेट टाइप बनेगा, क्योंकि पॉइंट P तो मतलब Q1 की लोकेशन पर ही है, ऐसा तुम समझ सकते हो। ठीक है, और अपनी जो रेफरेंस वाली लाइन है वो कुछ ऐसे है। तो रेफरेंस वाली लाइन से एंगल मेजर करना है अपने को। ठीक है, और सेम सेंस में मेजर करना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज वे में करना है। तो कितना आएगा अपने पास, पाई आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, माइनस का Q2 कॉस पाई, इन दोनों का जो समेशन है वो किसी कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है भाई, किसी कांस्टेंट के बराबर है। अब मैं अब P डैश की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये अपना Q1 है, ये अपना वो P डैश है, और ये अपना वो माइनस का Q2 है। तो अब तुम देखो, मैं अगर Q1 और P डैश को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करूँ, मतलब P डैश मतलब माइनस Q2 की लोकेशन पर ही लगभग लगभग, तो वो कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, वो कुछ कैसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और जो अपनी रेफरेंस लाइन है वो भी कुछ ऐसी ही है। तो मेरे हिसाब से जो रेफरेंस लाइंस जो एंगल मेजर होगा वो कितना हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, Q1 cos 0। ठीक है भाई, माइनस Q2 को और P डैश को एक लाइन के थ्रू मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये अपनी जो रेफरेंस लाइन है, ये अपनी रेफरेंस लाइन है, कौन सी वाली लाइन अपनी रेफरेंस है, ये अपनी रेफरेंस लाइन है। ये रेफरेंस लाइन के जो साथ जो एंगल बनेगी वो ये वाला बनेगी। अब मुझे पता है कि ये वाला एंगल कितना अपने पास बीटा के बराबर है, तो ये कितना होगा, पाई माइनस बीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, माइनस का Q2 जो कि चार्ज की वैल्यू है, कॉस पाई माइनस बीटा, ये भी अपना किसी कांस्टेंट के बराबर ही होगा। अब ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट मेरा सेम है, तो बेसिकली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, कि Q1 cos अल्फा माइनस Q2 cos पाई इज इक्वल टू Q1 cos 0 माइनस Q2 cos पाई माइनस बीटा। तो ये अपने पास वो रिलेशन आ गया Q1 Q2 अल्फा और बीटा के टर्म्स में। तो Q1 cos अल्फा माइनस Q2 cos पाई, माइनस Q2 cos पाई का मतलब क्या हो गया, माइनस Q2 cos पाई का मतलब हो गया अपने पास है प्लस का Q2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, Q1, और ये वाली वैल्यू कितनी जाएगी अपने पास है, ये वाली वैल्यू जब अपने पास आ जाएगी प्लस का Q2 cos बीटा। तो इसको मैं ले सकता हूँ बेसिकली Q2 1 माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू Q1 1 माइनस कॉस अल्फा। शायद यही रिलेशन तुम प्रूव करते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले मेथड से, जिसको अपन ने इस थ्योरम से भी प्रूव कर दिया है। देख लो एक बार, बस एंगल जो मेजर कर रहे हो ना रेफरेंस वाली लाइन से, वो सेम सेंस में करना है। तो अगर वो सब चीज़ें तुम ढंग से कर रहे हो तो तुम्हारा रिजल्ट डिराइव हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है बेसिकली पाथ फाइंडर का। ठीक है, इसमें तुम्हें Q2 की वैल्यू निकालनी है और तुम्हें Q1 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और ये जो डायग्राम है ना वो स्केल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो निकालने की अपन कोशिश करते हैं। और ये जो अपने को कर्व दे रखा है ना, ये जो कर्व दे रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला कर्व दे रखा है। तो मैं इक्वेशन बना देता हूँ, बाकी सॉल्व तुम्हें ही करना है। देखो यार,
बाकी चलो मैं हिंट दे देता हूँ यार, सॉल्व तुम करना, आंसर तुम कमेंट बॉक्स में टाइप करना। अगर तुमसे सॉल्व ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा मतलब। लेकिन तुम खुद करोगे ना इस वाले मेथड से तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो तुम देखो, तुम ऐसे पॉइंट चूज करो जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बेसिकली इंटरसेक्ट कर रही है। तो मेरे हिसाब से वो पॉइंट अपने कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट अपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, सही बात है। तो अब तुम देखो इधर, इसको मैं P बोल रहा हूँ, इसको मैं P डैश बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट P को मैं Q1 की लोकेशन के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। और मैं इस Q2 की लोकेशन के साथ भी क्या कर रहा हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो तुम देखो इधर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तुम निकाल सकते हो ना। तो ये वाला जो अपने पास लाइन है वो अपनी रेफरेंस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है निकाल लोगे तुम। और ये वाले जो लाइन है अपनी रेफरेंस वाली लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है ये भी तुम निकाल लोगे। भाई अब ये अल्फा कैसे निकालोगे तुम देखो, ये अपना 2 यूनिट के बराबर होगा और ये अपना किसके बराबर होगा, 4 यूनिट के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो ये tan अल्फा है ना वो बेसिकली 2 के बराबर है, तो cos अल्फा की वैल्यू भी तुम्हें पता होगा। सिमिलर वे में तुम देखो, ये तुम्हारा वो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये तुम्हारा 4 यूनिट के बराबर है और ये तुम्हारे कितने यूनिट के बराबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 यूनिट के बराबर है। तो ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर जो tan बीटा की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, 1/2 के बराबर होगी। तो यहाँ पर तुम्हें cos बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर तुम cos पाई माइनस बीटा की वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक इक्वेशन वो वाली मिल जाएगी, फिर एक इक्वेशन ये P डैश वाली के लिए लिख लेना वैसे ही ज्वाइन करके, ठीक है। फिर रेफरेंस वाली लाइन से एंगल मेजर करना और फिर वो इक्वेशन लिख लेना। दोनों के कांस्टेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों को इक्वेट करना, वहां से तुम्हारे को किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, Q2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर तुमसे ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी होगा -8 माइक्रो कूलम। मेरे को उम्मीद है कि तुम्हें ये सब चीज़ें बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ